साथियों आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन। यस, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। इन दोनों देशों के संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है उसका आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भाई, इसके संदर्भ में भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में और इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। मैंने अलग से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपलोड कर दिया है। इसी के साथ में स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है इसके ऊपर भी अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम इन दोनों देशों के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए इन दोनों ही देशों के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है, इन दोनों ही बातों को हम बेहतर तरीके से समझाएंगे। यस, सर्वप्रथम हम प्रतिदिन जो एक लेक्चर हमारी YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यस, आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। स्विस अर्थात स्विट्ज़रलैंड, स्विस व अमेरिका संविधान की संशोधन प्रक्रिया की तुलना। ठीक है, चलिए अब समझे। सबसे पहले भाई, वास्तव में संविधान एक जीवित कानून होता है। नोट कीजिएगा, संविधान एक जीवित कानून होता है। अगर पूरी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनके संविधानों में समय और परिस्थिति के हिसाब से संशोधन नहीं होगा तो फिर प्रगति का एक ही रास्ता होगा और वो होगा क्रांति। इसलिए सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों के संविधानों में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्यों? क्योंकि यदि समय और परिस्थिति के हिसाब से संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो फिर जनता के पास एक ही रास्ता होगा और वो होगा क्रांति। दूसरा, यदि संविधानों में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, संशोधन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो फिर संविधानों में और धर्मशास्त्रों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए संविधान एक जीवित कानून है, अर्थात समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन होना निहायत जरूरी है। इसी ही कारण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जाती है, फिर चाहे वह व्यवस्था कठोर हो या लचीली हो। भाई, संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर पूरी दुनिया में मुख्यतया दो प्रकार के संविधान होते हैं। यस, लचीला संविधान और कठोर संविधान। भाई, लचीला संविधान किसे कहते हैं? जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, एक समान होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन में। और जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानूनों और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत आप देख सकते हैं, वहाँ पर संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रियाएं अलग अलग है। मतलब साधारण कानून सामान्य बहुमत से बनाए जा सकते हैं, जबकि संवैधानिक कानूनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेषकर अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह अमेरिका के अंतर्गत जो संशोधन की प्रक्रिया है उससे थोड़ा सा जो है लचीली है। मतलब ज़्यादा कठोर अमेरिका का जो संविधान उसमें संशोधन की प्रक्रिया है। मैं ये सब बातें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। चलिए, अब मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ मैंने ये सामान्य ना लें कि मैंने यहाँ नोट किया है और अभी जो संविधानों की बात आ रही है तो मैंने पीछे भी 2-3 बार ये बातें समझाई हैं। क्या व्यक्ति, समाज, राज्य, संविधान, और ये यहाँ तीर के निशान से मैंने संकेत दिया। इसका क्या मतलब है? भाई, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु कहते हैं कि वह
मनुष्य नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, या तो वह देवता है या वह पशु है। अरस्तु का कहना है कि वास्तविक रूप में केवल देवता और पशु ही समाज के बिना रह सकते हैं, मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, राज्य के बिना नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु ने ये कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप में ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा है? अरस्तु ने। यस, नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान को जो समझा रहा हूँ आपको, इसमें औपचारिकता नहीं है, मैं वाहवाही नहीं लूटना चाह रहा हूँ, मैं तो आपको राजनीति विज्ञान को गहराई से समझाना चाहता हूँ। तो व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, और समाज का मैं क्या बोल रहा हूँ, और समाज का जो संगठित रूप होता है वह ही राज्य होता है, तो समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता, और राज्य संविधान के बिना नहीं रह सकता। सभी राज्यों का अपना अपना संविधान होता है, अब चूंकि व्यक्ति स्वभाव से एक परिवर्तनशील प्राणी है, तो डेफिनेटली संविधानों में भी समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होना निहायत जरूरी है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें आज हम स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। भाई, जब तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है तो इसमें दो बातें होती हैं, क्या तो समानताएं और क्या असमानताएं। मतलब स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधानों की जो संशोधन पद्धति है, प्रक्रिया है, इसमें क्या तो समानताएं और क्या असमानताएं, दो टुकड़े में हम ले रहे हैं, मैंने नोट भी कर दिया है, समानताएं असमानताएं। समानता का मतलब स्विट्जरलैंड के संविधान और अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें क्या समानताएं हैं, और स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या असमानताएं हैं, क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दे बेटो, मैंने यहाँ सबसे पहले नोट किया है समानताएं, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर मैंने यहाँ नोट किया है दोनों उदारवादी लोकतांत्रिक तथा संघात्मक राज्य हैं। सबसे पहले तो ये समझे भाई, दोनों मीन्स स्विट्जरलैंड और अमेरिका। देखिएगा, वास्तव में स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दोनों ही उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य हैं। बहुत गहरी बात है ये, दोनों ही क्या है? उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य हैं। इसका क्या मतलब है भाई? दोनों ही देशों में नियतकालिक चुनाव होते हैं, दोनों ही देशों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, दोनों ही देशों में किसी न किसी रूप में संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी के साथ में दोनों ही देशों में किसी न किसी रूप में हम ये कहेंगे कि न्यायपालिका को, जैसे स्विट्जरलैंड में तो थोड़ा सा जो है न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है, कमज़ोर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में वो सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। मतलब मूल बात यहाँ ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों ही देशों में उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों ही देशों में विधि का शासन है। मूल बात तो ये है कि दोनों ही देशों में विधि का शासन है और दोनों ही देशों में व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया गया है। दोनों ही देशों में वास्तविक रूप में व्यक्ति को साध्य माना गया है, जबकि राज्य को साधन माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। अगली बात, तथा संघात्मक राज्य। भाई, स्विट्जरलैंड और अमेरिका ये दोनों ही क्या है? संघात्मक राज्य हैं। इसका क्या मतलब है? वास्तविक रूप में शक्ति विभाजन के आधार पर, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के प्रतिमान होते हैं: एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली और परिसंघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा सभी शक्तियां एक अकेली केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा ही कर दिया जाता है। और परिसंघात्मक वास्तविक रूप में राज्यों का एक ढीला ढाला संगठन होता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार का कोई पता नहीं होता है, अर्थात केंद्रीय सरकार बिल्कुल दुर्बल या कमजोर होती है। ठीक है, जैसा कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रारंभ में, जबकि यहाँ राज्य मंडल का निर्माण किया गया था, कब? वास्तविक रूप में 1848 से पहले, विशेषकर 1291 के अंतर्गत आप स्विट्जरलैंड के संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है, मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उस समय वहाँ राज्य मंडल ही था। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली, अभिप्राय क्या होगा ये आप डायग्राम नोट कर सकते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली का भावार्थ क्या होता है भाई? जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य, देखो स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है, कैंटन।
कैंटन कहा जाता है। ठीक है भाई। तो जब संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो वह संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में दोनों ही जगह संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। एक बात और, डायसी ने कहा कि संघात्मक शासन प्रणाली के 3 तत्व अति आवश्यक होते हैं। पहला तो लिखित संविधान होना चाहिए, तो दोनों देशों का संविधान लिखित है। दूसरा शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, तो दोनों देशों में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है, बंटवारा किया गया है। और तीसरा बताया कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अरे भाई, न्यायपालिका है, अमेरिका में तो स्वतंत्र है ही है, सर्वोच्च भी है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है। हाँ, स्विट्जरलैंड में थोड़ा न्यायपालिका दुर्बल है, लेकिन फिर भी कैंटनों के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसका अवैध घोषित कर सकती है। तो ये तीसरा तत्व भी मौजूद है। इसलिए डाइस ने जो कहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली के 3 तत्व अति आवश्यक होते हैं, तो तीनों ही तत्व किसी न किसी रूप में स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है। और चौथा तत्व हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, वो ये है कि वहाँ का संविधान कठोर होना चाहिए। तो दोनों ही देशों का जो संविधान है वो कठोर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अगर आपको संघात्मक शासन व्यवस्था ठीक से समझनी हो तो मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड कर दिया है। पूरी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसको ठीक तरीके से समझा दिया। एकात्मक शासन प्रणाली को पर भी कितनी वीडियो अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यस, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, कि वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान की संशोधन प्रक्रिया में जब तुलना करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इन दोनों में क्या समानता है। मैंने यहाँ नोट किया है संशोधन प्रक्रियाओं में समानता, मतलब इन दोनों देशों की जो संशोधन प्रक्रिया है इसमें क्या समानता है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2 बिंदु नोट किए। नंबर 1, दोनों में संशोधन प्रक्रिया कठोर है। क्या मतलब हुआ भाई, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका इन दोनों ही देशों में वास्तविक रूप में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया वो कठोर है। क्यों है कठोर? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत यदि संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए वास्तविक रूप में कांग्रेस का और इसी के साथ में राज्य विधानमंडलों का, कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है, डिटेल्स में आगे समझाऊंगा। क्या कांग्रेस अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका का 2/3 बहुमत और राज्य विधानमंडलों का 3/4 बहुमत अति आवश्यक होता है, तभी संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा संशोधन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो स्विट्जरलैंड है उसके संविधान में भी यदि संशोधन किया जाना है तो जब तक वहाँ पर जनमत संग्रह अर्थात जनता की सहमति नहीं मिल जाती है, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा, चाहे प्रस्ताव या पुष्टि हो, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा, जनता उसे स्वीकार करेगी और इसके लिए बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, सामान्य बहुमत चाहिए, लेकिन जनता जब तक उसे स्वीकार नहीं करेगी तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका इन दोनों ही जगह जो संशोधन की प्रक्रिया वो कठोर है। अब ये कठोर क्या है, क्या क्या बातें हैं, मैंने इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का भी और स्विट्जरलैंड का भी जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है अलग अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। यहाँ मैं केवल समानता की बात कर रहा हूँ। दूसरा बिंदु नोट कीजिएगा, दोनों संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया 2 चरणों से गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। दूसरी समानता क्या है कि दोनों संविधानों में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया 2 चरणों से गुजरती है। मतलब जब संविधान में संशोधन किया जाना हो तो वास्तविक रूप में ये प्रक्रिया 2 चरणों से गुजरती है। पहला चरण तो क्या होता है, संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ, और दूसरा क्या है, संशोधन की पुष्टि। इसका मतलब क्या है, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो, वास्तविक रूप में सबसे पहले संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ किया जाएगा, संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ किया जाएगा, संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद में संशोधन प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो फिर संशोधन की स्वीकृति कराई जाती है, जिसे कि संशोधन का पुष्टिकरण भी कहा जाता है, अब संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ और संशोधन की स्वीकृति या संशोधन का पुष्टिकरण ये संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इन दोनों के अंतर्गत ही ये 2 चरण पाए जाते हैं। इसलिए यह भी एक प्रकार की समानता होगी। आप ये दोनों बिंदु नोट कीजिएगा। अब इधर आते हैं, इनमें असमानताएं क्या है भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया हैं उनमें असमानताएं ज़्यादा हैं। मैंने आपके लिए यहाँ 7 बिंदु तैयार किए, इनसे सब बातें समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में जो संशोधन की पद्धति या प्रक्रिया है इन दोनों के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड का देखना है तो स्विट्जरलैंड के संविधान नाम से प्लेलिस्ट है, और अमेरिका का देखना है तो अमेरिका का संविधान नाम से प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए, नंबर 1 पहली असमानता,
अमेरिका की तुलना में स्विट्जरलैंड में संशोधन की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या कि अमेरिका की तुलना में स्विट्जरलैंड में संशोधन की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक है। क्यों है भाई? स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन तब तक नहीं होगा जब तक कि जनता उसे स्वीकार नहीं कर लेगी। अर्थात संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी जनता रख सकती है। यहाँ तक कि कैंटन के 1 लाख नागरिक कौन है? जिन्हें मतदान का अधिकार है। 1 लाख नागरिक संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। और इसी के साथ में कोई भी संविधान संशोधन तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक कि जनता उसकी पुष्टि नहीं कर दे। मतलब जब तक जनता बहुमत से उसे स्वीकार नहीं कर ले। कहाँ है ये बात? केवल स्विट्जरलैंड में, केवल स्विट्जरलैंड में। तो मूल बात ये आ गई कि स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन तभी मान्य होगा जबकि वहाँ पर जनता के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन क्यों ना किया जाना हो, उसके ऊपर कोई जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए स्विट्जरलैंड में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अधिक लोकतांत्रिक है। किसके बनिस्पत? अमेरिका के बनिस्पत। ठीक है, बिंदु क्लियर? यस। दूसरा क्या है? अमेरिका की तुलना में स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, अमेरिका की तुलना में स्विस में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या लिखा है मैंने? अमेरिका की तुलना में स्विस मतलब स्विट्जरलैंड में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। क्या मतलब हुआ? जब हम कठोरता की बात करते हैं कि भाई दोनों ही देशों का संविधान जो है कठोर है, तो वास्तव में अमेरिका की तुलना में स्विट्जरलैंड में संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। अर्थात अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो स्विट्जरलैंड से कहीं ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा कठोर है। कैसे? 2 बिंदु मैंने यहाँ नोट किए। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत। इसका मतलब क्या है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव यदि रखा जाना है तो कांग्रेस अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका, तो कांग्रेस का 2/3 बहुमत होना अति आवश्यक है। और इसी के साथ में यदि पुष्टि करानी है तो वास्तविक रूप में 3/4 राज्य विधानमंडलों का समर्थन अति आवश्यक है। मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कहाँ? अमेरिका में। चाहे संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा हो या संशोधन की स्वीकृति पुष्टिकरण किया जा रहा हो, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे कांग्रेस का अर्थात व्यवस्थापिका का 2/3 बहुमत जरूरी होता है और राज्य विधानमंडलों का 3/4 बहुमत अति आवश्यक होता है। तो इसका मतलब अमेरिका के संविधान में संशोधन तब तक नहीं होगा जब तक कि कांग्रेस और राज्य विधानमंडलों का बहुमत उसे स्वीकार नहीं कर लेगा। बहुमत मतलब कांग्रेस का 2/3 बहुमत और राज्य विधानमंडलों का 3/4 बहुमत अति आवश्यक है। 3/4 बहुमत। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? विधानमंडल की संख्या कितनी है? 50। तो 50 का 3/4 आप निकाल सकते हैं। कितना कठिन है ये। और स्विट्जरलैंड में वास्तव में संविधान में संशोधन किया जाना है तो उसके लिए केवल साधारण बहुमत चाहिए। चाहे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा हो या संशोधन की स्वीकृति पुष्टि कराई जाए, इसके लिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए, केवल साधारण बहुमत चाहिए। चाहे जनता का बहुमत की बात आए और चाहे संघीय सभा, वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है संघीय सभा, चाहे संघीय सभा के बहुमत की बात आए या जनता के बहुमत की बात आए, केवल साधारण बहुमत चाहिए। बस केवल साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साधारण बहुमत का मतलब होता है जैसे मान लीजिएगा 100 है तो 100 के अंतर्गत यदि किसी को 51 मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? बहुमत है। जबकि यहाँ विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत चाहिए। इसलिए अमेरिका की तुलना में स्विट्जरलैंड में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है जबकि अमेरिका में ज़्यादा कठोर है। दूसरा बिंदु मैंने क्या बनाया है? अमेरिका में प्रारंभ व स्वीकृति के बीच लंबा समय लगता है, लेकिन स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड में तुरंत ही लोक निर्णय के कारण निर्णय मालूम हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात क्या है? देखो, अमेरिका में प्रारंभ व स्वीकृति के बीच, प्रारंभ मतलब जो ये संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा है और संशोधन की जो स्वीकृति या पुष्टि है, प्रारंभ व स्वीकृति के बीच लंबा समय लगता है। जैसे कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत एक बार ओहियो राज्य का नाम है, ओहियो राज्य के द्वारा लगभग 80 वर्ष तक संविधान संशोधन की जो है स्वीकृति नहीं दी गई। इतना लंबा समय। इसके बाद में अमेरिका के संविधान में 18वां, 20वां और 21वां संविधान संशोधन किया गया और प्रारंभ व स्वीकृति का समय निश्चित कर दिया गया कि भी 7 वर्ष के अंदर अंदर इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अब तो समय निश्चित कर दिया गया है, परंतु इससे पहले समय निश्चित नहीं था। जबकि स्विट्जरलैंड में तुरंत ही निर्णय मालूम हो जाता है। क्यों हो जाता है? लोक निर्णय के कारण। अर्थात यहाँ
कोई लंबी अवधि नहीं होती है। क्यों? जैसे ही संविधान संशोधन का प्रस्ताव जनता के सामने रखा जाएगा, जनता बहुमत से उसे स्वीकार कर लेगी, या फिर जो है जनता से पुष्टि कराई जा रही है संविधान संशोधन की, तो जनमत संग्रह तो कराया ही जाएगा, तो जनता उसके ऊपर हाँ ना में अपना जवाब दे देगी। मतलब उसके समर्थन में है तो बहुमत प्राप्त हो रहा है, बहुमत प्राप्त हो रहा है तो निर्णय होगा। तो स्विट्जरलैंड में तो तुरंत निर्णय मालूम हो जाता है कि भाई वहाँ पर जो है संविधान संशोधन मान्य है या नहीं, जबकि अमेरिका में थोड़ा समय लगता है। अभी फिलहाल 7 वर्ष कर रखा है, 18वें 20वें और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अवधि 7 वर्ष तय कर दी गई है। ठीक है भाई, तो ये होगा दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरी असमानता, स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन प्रस्ताव के 2 प्रकार हैं, जबकि अमेरिका में नहीं है। नोट कीजिएगा, स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन प्रस्ताव के 2 प्रकार हैं, जबकि अमेरिका में नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन के जो प्रस्ताव हैं, देखो यहाँ संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ, तो ये तो दोनों देशों में किया जाता है प्रारंभ, लेकिन अंतर क्या है कि स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन प्रस्ताव के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव होता है, वह आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव होता है, और दूसरा पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव होता है। पूर्ण संविधान संशोधन के प्रस्ताव का मतलब ये होता है, कहाँ? स्विट्जरलैंड में, कि जब एक ही साथ अनेकों महत्वपूर्ण संशोधन करने हो तो एक ही साथ संघीय सभा के सामने उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो वो तो होता है क्या? पूर्ण संविधान संशोधन। और आंशिक क्या होता है? आंशिक का मतलब ये होता है कि जब किसी भी एक धारा विशेष में परिवर्तन किया जाना हो तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव रखा जाता है वो आंशिक होता है। फिर से बता रहा हूँ, पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव और आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव, ये स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, जबकि अमेरिका में इस प्रकार के कोई 2 प्रकार नहीं पाए जाते हैं। सामान्य स्वरूप में एक ही प्रकार है, चाहे वह आंशिक या पूर्ण जैसा भी है उसको एक ही माना जाता है। मतलब संविधान में संशोधन चाहे टुकड़ों में किया जाए या थोड़ा लंबा किया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल एक ही प्रकार है। जबकि स्विट्जरलैंड में संशोधन प्रस्ताव के 2 प्रकार हैं। फिर से बता रहा हूँ, पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव, आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव। पूर्ण संविधान संशोधन के प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब संविधान में अनेकों महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने हो तो एक ही साथ वो प्रस्ताव के रूप में संघीय सभा के सामने रख दिए जाते हैं। जबकि आंशिक का मतलब ये होता है जब संविधान में किसी एक धारा विशेष में परिवर्तन किया जाना हो और उसका प्रस्ताव संघीय सभा के सामने रखा जा रहा हो तो वह आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहलाता है। तो इसका भावार्थ क्या होगा कि स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन प्रस्ताव के 2 प्रकार है, जबकि अमेरिका में ऐसे कोई 2 प्रकार नहीं है। चौथी असमानता क्या है? स्विस मतलब स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रस्ताव मतलब संविधान संशोधन का प्रस्ताव जनता, संघीय सभा और संघीय परिषद कैंटनों को नहीं। अब ध्यान देंगे क्या? स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव रखा जाता है वो किस किस के द्वारा रखा जा सकता है? जनता के द्वारा रखा जा सकता है, संघीय सभा के द्वारा। संघीय सभा मतलब स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका उसे संघीय सभा कहा जाता है। संघीय सभा के द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसी के साथ में संघीय परिषद मतलब स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसे संघीय परिषद कहा जाता है। संघीय परिषद के द्वारा भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है, परंतु कैंटन मतलब वहाँ के जो संघ के राज्य हैं, प्रांत इकाइयाँ हैं, उनको कैंटन कहा जाता है। तो कैंटन को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखें, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब कैंटन को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है, जबकि जनता, संघीय सभा और संघीय परिषद को ये अधिकार है कि वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात नोट कीजिएगा। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन कौन रख सकते हैं? कांग्रेस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है, और वहाँ की कांग्रेस द्विसदनीय, 2 सदन है, 2 सदनों के नाम प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो कांग्रेस रख सकती है संविधान संशोधन का प्रस्ताव। और इसी के साथ में संघ की इकाइयों के द्वारा, संघ की इकाइयों का मतलब ये होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को शक्ति बांट दी गई है। तो वास्तविक रूप में यहाँ संघ की इकाई का मतलब है राज्य। अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। तो संघ की इकाइयों के द्वारा भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है, जबकि स्विट्जरलैंड में कैंटन मतलब यही इकाइयाँ, राज्य, जबकि स्विट्जरलैंड में कैंटन संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। और अमेरिका में
संघ की इकाइयाँ संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। अब अंतर क्या आ रहा है इसमें? अंतर ये भी आ रहा है क्या कि अमेरिका के अंतर्गत जो ये संघीय परिषद है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, भाई अमेरिका में जो कार्यपालिका है अर्थात राष्ट्रपति संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। नोट कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अमेरिका में जनता भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकती है, जनता भी नहीं रख सकती है यहाँ, और ये जो संघीय परिषद है वहाँ अर्थात कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में, इसी प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकती है, जबकि स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद अर्थात कार्यपालिका संविधान संशोधन प्रस्ताव रख सकती है, जनता भी संविधान संशोधन प्रस्ताव रख सकती है, जबकि अमेरिका में जनता संविधान संशोधन प्रस्ताव नहीं रख सकती है। और संघीय परिषद अर्थात अमेरिका के अंतर्गत जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति उसका मुखिया होता है, राष्ट्रपति, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो राष्ट्रपति भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकता है। और इसके साथ में स्विट्जरलैंड में जो कैंटन है, जो राज्य हैं, वो संविधान संशोधन प्रस्ताव नहीं रख सकते, जबकि अमेरिका में जो संघ की इकाइयाँ जो राज्य हैं वो संविधान संशोधन प्रस्ताव रख सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, इस एक बिंदु में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, समझिएगा। पांचवा, अमेरिका में अनौपचारिक ढंग से भी और स्विस में केवल औपचारिक ढंग से ही संशोधन हो सकता है। क्या मतलब हुआ भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका में ठीक है औपचारिक तरीके से संविधान संशोधन होता ही है कानूनी प्रक्रिया से, तो लेकिन अमेरिका में अनौपचारिक ढंग से भी संविधान में संशोधन होता है। कैसे? क्योंकि अमेरिका में नीति शक्तियों का सिद्धांत मौजूद है। नीति शक्तियों का सिद्धांत, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, बाकी मैं यहाँ भी समझाऊंगा। नीति शक्तियों के सिद्धांत का भावार्थ ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चूंकि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, ऐसी स्थिति में संघ के द्वारा जब कानून बनाए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन कानूनों की व्याख्या इस रूप में की जाती है जिससे कि केंद्रीय सरकार शक्तिशाली बनती है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय लेती है, यह फैसला सुनाती है कि ये शक्तियाँ वास्तव में संघ की शक्तियों में पहले से ही निहित हैं। इस आधार पर जो न्यायिक व्याख्याएं की जाती हैं उन्हीं से संविधान में अनौपचारिक रूप से संशोधन हो जाता है। इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बाकी व्यापक रूप में आप नीति शक्तियों के सिद्धांत के ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने व्यापक रूप में ये समझा है। यहाँ तो इसका भावार्थ यही मानेंगे कि नीति शक्तियों के सिद्धांत का मतलब ये है कि जब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है संविधान के द्वारा, तो वास्तविक रूप में जब केंद्र और राज्यों में शक्तियों को लेकर के आपसी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब अपना न्यायिक व्याख्या दी जाती है, फैसला सुनाया जाता है, तो केंद्र के पक्ष में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अर्थात न्यायपालिका ये कहती है कि ये शक्तियाँ पहले ही संघ में या केंद्र में निहित है, इसलिए केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसे ही कहते हैं नीति शक्तियों का सिद्धांत। तो इसका मतलब होगा अमेरिका में अनौपचारिक ढंग से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि नीति शक्तियों के सिद्धांत के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक व्याख्याएं दी जाती हैं और उन व्याख्याओं के आधार पर संविधान में जो संशोधन होता है वह वास्तविक रूप में औपचारिक नहीं होता है बल्कि अनौपचारिक होता है। जबकि स्विट्जरलैंड में केवल औपचारिक ढंग से ही संशोधन हो सकता है। अर्थात स्विट्जरलैंड में अनौपचारिक ढंग से संविधान में संशोधन नहीं होता है, केवल औपचारिक ढंग से मतलब कानूनी तरीके से ही या संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ही संविधान में संशोधन हो सकता है। क्लियर? छठा, संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान देंगे, संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय, फिर मैंने लिखा है अमेरिका में अवैध घोषित कर सकता है लेकिन स्विट्जरलैंड में नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं अब इसको डिटेल्स लूँगा। ध्यान दें, मैंने केवल संकेत दिया यहाँ। क्या? संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में अवैध घोषित कर सकता है। पहले तो यहाँ तक समझे, अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है भाई, एक बात हो गई। क्या? फिर से बोल रहा हूँ मैं, संवैधानिक संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में अवैध घोषित कर सकता है। क्या मतलब हुआ भाई? वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संवैधानिक संशोधन होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके क्या सिद्धांत हैं, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन स्विस में नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संवैधानिक संशोधन होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता है। इसका दूसरा भावार्थ भी है क्या? कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत यदि
कांग्रेस के द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध, अमान्य घोषित कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। जबकि स्विट्जरलैंड की स्थिति थोड़ा विचित्र है, मैं समझाऊंगा। मैंने केवल यहाँ लिखा किंतु स्विस में नहीं, इसको व्यापक ले रहा हूँ। देखिएगा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है। कैसे है कि जब स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संघीय सभा के द्वारा, मतलब जो केंद्र की सरकार है, संघीय सभा व्यवस्थापिका का नाम है, संघीय सभा के द्वारा कानून बनाया जाता है तो इन कानूनों को स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता है। परंतु यदि कैंटन संविधान के विरुद्ध, ये कैंटन संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाते हैं तो इनको सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं, एक क्षेत्र में दिया गया है। कैंटन संविधान के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका कैंटन के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। हाँ, संघीय सभा यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो भाई न्यायपालिका उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। इसलिए स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका की जो स्थिति दुर्बल है। ठीक है, मतलब केंद्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है न्यायपालिका को, जबकि राज्य में अर्थात कैंटन के अंतर्गत यदि कोई भी कैंटन संविधान के विरुद्ध कानून बनाती है तो न्यायपालिका कैंटन के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध, अमान्य घोषित कर सकती है। इसका मतलब संघ या केंद्र इस स्तर पर यदि कोई कानून बनाया जाता है संघीय सभा के द्वारा तो न्यायपालिका इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती है, जबकि यदि कैंटन, ये राज्य कैंटन कहते हैं स्विट्जरलैंड में, ये यदि संविधान के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो इनको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। और इसके बाद में अंतिम 7वां मैंने यहाँ लिखा है, स्विस प्रक्रिया अधिक खर्चीली, अमेरिका कम खर्चीली। क्या मतलब हुआ? देखिएगा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका की जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि स्विट्जरलैंड में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ज़्यादा खर्चीली है। क्यों खर्चीली है? क्योंकि स्विट्जरलैंड में चाहे संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा हो या संशोधन की स्वीकृति या पुष्टि कराई जा रही हो, इन दोनों ही जगह जनता की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात चाहे प्रस्ताव हो या पुष्टि हो, भाई संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा हो या उसकी पुष्टि कराई जा रही हो, दोनों ही जगह जनता की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए इसके ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कम खर्चा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ चाहे संविधान संशोधन का प्रस्ताव हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, चाहे संविधान संशोधन का प्रस्ताव हो या संविधान संशोधन की पुष्टि कराई जा रही हो, भाई इसमें जनता की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन किया जाएगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, जबकि अमेरिका में इतना खर्चा नहीं होता है। इसलिए स्विस प्रक्रिया अधिक खर्चीली, अमेरिका कम खर्चीली। आप इसको व्यापक रूप में लिख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अधिक या अत्यधिक खर्चीली है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी खर्चीली नहीं है, कम खर्चीली है। किसकी तुलना में? स्विट्जरलैंड की तुलना में। ये हो गई आपकी 7 असमानताएं किसके संदर्भ में? स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें 7 असमानताएं हैं। ये हो गया आपका इन दोनों देशों के संविधानों में संशोधन की प्रक्रियाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बातें समझने के बाद में भाई कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं बन पाएगा। और फिर अलग अलग समझना हो तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका के संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रियाएं हैं, मैंने इन दोनों के ऊपर ही अलग से भी वीडियो अपलोड कर दिया है। आज मैं केवल तुलना की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्या इन दोनों देशों के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या पद्धति की तुलना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन दोनों ही देशों के संविधान में संशोधन की जो पद्धति या प्रक्रिया हैं इनको तुलनात्मक पद्धति के आधार पर ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।